जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम भाग 13 कंप्लीट करा दिए थे। अब हम भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में 308 से लेकर 323 अनुच्छेद की चर्चा किया गया है। यह अनुच्छेद का नाम है संघ एवं राज्य लोक सेवा। संघ एवं राज्य लोक सेवा। सबसे पहले इसका इतिहास की हम बात करें कि संघ और राज्य लोक सेवा कब से यह चालू हुआ। तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर 1855 ईस्वी में, कौन? लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेज था, वह 1855 में एक सिफारिश पर लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में यह लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश किया। उस समय शासन काल 1815 में लॉर्ड डलहौजी कर रहे थे। उन्हीं के आधार पर यह सिविल परीक्षा जो होता था वह लंदन में किया जाता था। उस समय इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस, जिसे ICS कहा जाता था। उसके बाद सन 1919 के अधिनियम पर, जिसको हम चेम्सफोर्ड वायसराय थे, उस समय सन 1919 में वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। उस समय क्या होता था कि सन 1919 में के अधिनियम पर भारत में ही सिविल सेवा के आयोजन किया गया था। यह प्रावधान सन 1919 में लाया गया कि अब जो भी सिविल सेवा का परीक्षा होगा वह भारत में ही कराया जाएगा। सिविल सेवा का जो भी परीक्षा होगा वह भारत में ही कराया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में पहली बार सिविल सेवा का आयोजन सन 1922 में इलाहाबाद में कराया गया था। कब कराया गया? सबसे प्रथम सिविल सेवा का परीक्षा कब कराया गया? इलाहाबाद में कराया गया सन 1922 में। उस समय जो शासन थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। उस समय का वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। सबसे प्रथम इसका सिफारिश कौन किया? लॉर्ड मैकाले। लेकिन 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने लंदन में सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन किया। उसके बाद सन 1919 के अधिनियम पर यह कहा गया कि अब भारत में ही सिविल सेवा का आयोजन होगा। इसमें क्या हुआ कि प्रथम बार भारत में जो सिविल सेवा का आयोजन सन 1922 में हुआ, जो इलाहाबाद में ली गई इसका एग्जाम। उस समय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। अब हम बात करते हैं कि सिविल सेवकाओं के पद का, जो सिविल सेवा के जो पद है, जो इसका एग्जाम कैंडिडेट कराता है, उनका पद का रक्षक 311 अनुच्छेद कहता है कि इनको हटाने के लिए, यदि कोई सिविल सेवा की परीक्षा जब होता है, UPSC का हो या चाहे BPSC का एग्जाम, अभी बहुत सारे बिहार में ये सब चर्चित में है, जिसके तहत यदि कोई पेपर लीक कर देता है तो उसके लिए उन्हें ठोस सबूत की जरूरत होगा, तब वह हट सकते हैं, यानी अन्यथा वह नहीं हट सकते हैं। और यह इनका पद का सुरक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 311 में यह सिविल सेवा इसका पद का सुरक्षित किया जाता है। लेकिन 317 में कहा गया है कि यदि कोई सिविल सेवा अध्यक्ष यह पता चल जाता है कि वह पेपर लीक करवाया है, उसके तहत क्या होता है? 317 अनुच्छेद कहता है कि इसको हटाने के लिए कदाचार का आरोप लगाना पड़ेगा। जैसे इस पर केस चलता है। पहले तो क्या होता था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सब को हटाने के लिए संसद से पारित होता था, लेकिन इसको यह अध्यक्ष को हटाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़ेगा कदाचार वाला, या ऐसा काम किए हैं जिसके तहत इनको हटाया जा रहा है। करप्टेशन का इसका केस किया जाता है, तब यह हटाया जाता है। तो संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा का पद का सुरक्षित किस अनुच्छेद में इसका कहा गया? 311 में। इसका हटाने का प्रावधान बताया गया 317 में। इसमें कहा गया कि यदि कोई BPSC का या UPSC का पेपर लीक करवाता है तो उस
पर यह केस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि यह फलाना व्यक्ति जो अध्यक्ष थे यह पेपर लीक करवाए हैं और इनको हटाने के लिए यह केस जब तक चलेगा तब यह हटेंगे। अब हम बात करते हैं 312 जो कहता है यह भारतीय अखिल सेवा का गठन की बात करता है कि भारतीय अखिल सेवा का गठन करें। यह भारतीय अखिल सेवा का गठन कौन करेगा? तो वह राज्यसभा आदेश देती है लोकसभा को कि दोनों मिलकर एक ऐसा अधिकारी को चयन किया जाए, एक ऐसा परीक्षा लें कि जो पूरा भारत को सही स्थिति की ओर ले चले। इसलिए राज्यसभा जो होता है वह संसद को आदेश देता है कि एक अखिल भारतीय सेवा आयोग की गठन किया जाए। इसमें क्या होता है कि अखिल सेवा आयोग में नियुक्ति केंद्र करती है, पेन जो महीना राशि जो देता है वह केंद्र सरकार ही वेतन देती है और इसका क्षेत्राधिकार पूरा भारत में होता है। अखिल भारतीय सेवा में क्या होता है कि इसका जो वेतन देती है वह केंद्र ही देती है और इसका नियुक्ति भी केंद्र ही करता है। और इसका उदाहरण में आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। कौन कौन होते हैं अखिल भारतीय में? आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। और एक होता है केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा में नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र ही करते हैं। वेतन कौन देते हैं? केंद्र ही देते हैं। और इसमें क्या होता है? बैंक होता है, रेलवे होता है, पोस्ट ऑफिस होता है और एसएससी और आईएफसी होता है। आईएफसी जो रेलवे में होता है उसका बात कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस यह केंद्र के ही हाथ में होता है यह नियुक्ति। लेकिन अखिल भारतीय जो है यह पूरा भारत में लागू करता है। यह 3 अधिकारी का बात बोलते हैं, एक आईएएस, आईपीएस, एक आईएफएससी। यह जो पूरे भारत को नियंत्रित वह कहीं पे भी अधिकारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सेवा आयोग। इसका जो नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य सरकार करती है। इसका पेंशन भी राज्य सरकार देती है। इसमें क्या होता है? पुलिस आते हैं, आईएसएससी होते हैं, बीपीएससी होता है जिसे पीसीएस कहते हैं। यह कैटेगरी बांट दिया गया है। अब हम 315 की बात करते हैं। इसमें संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जिसे बीपीएससी कहते हैं, इनकी पद की चर्चा है, किस प्रकार की इनका व्यवस्था होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल है यह 65 वर्ष तक रहती है और यह 6 वर्ष तक ही कार्य करेगी। यदि यूपीएससी का और बीपीएससी का अध्यक्ष जो भी सदस्य है जब वह रिटायर करेगा, जैसे 65-60 उसे पूरा हो गया है, जैसे अब 6 वर्ष तो का आपका कार्यकाल है लेकिन आपको 65 वर्ष अगर 4 साल में ही पूरा हो गया तो आपको हटा दिया जाएगा, अन्यथा आपको 6 वर्ष के बाद हटा दिया जाएगा। 6 वर्ष ही इसका कार्यकाल होता है। इसके उपरांत क्या होता है कि आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। जब आप रिटायर कर जाइएगा तब कोई भी सरकारी नौकरी पर आप नहीं जा सकते हैं। आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आप बैंक से रिटायर करें, चाहे आर्मी से रिटायर करें या रेलवे से रिटायर करें, तो आप होम गार्ड या कुछ का भी नौकरी आपको कर सकते हैं। लेकिन जब बीपीएससी यूपीएससी का आप रिटायर कर जाइएगा, वहां से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, अब कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब पर भी इसे माना कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद आपको सरकार वेतन भत्ता देती है जिसका आपका जीवन यापन हो सकेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि लोकसभा आयोग और राज्यसभा आयोग दोनों आपस में दोनों सम्मिलित ही हैं, यदि बीपीएससी का अधिकारी बढ़िया काम करता है, इसको प्रमोशन कर यूपीएससी में लाया जा सकता है। इनके बारे में यह प्रमोशन की चर्चा की भी बात करती है। और इसके बाद हम बता दें कि केंद्रीय सेवा में ग्रुप ए और ग्रुप बी में यूपीएससी द्वारा किया जाता है और ग्रुप सी जो होता है, ग्रुप सी में जो एसएससी और ग्रुप डी में जो होता है डिपार्टमेंटल होता है। अब हम राज्य सेवा आयोग में बात करें, इसमें
TCS होते हैं, जिसे स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, और राज्य सेवा आयोग द्वारा यह आदरित होते हैं। आदरित का मतलब होता है कि इसमें छोटा पद होता है, जैसे SSC, इसमें स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें जितना भी जो आते हैं कर्मचारी विभाग के जितने भी राजकर्मी लोग हैं, यह सब SSC ग्रुप में आते हैं। इस प्रकार आपका जो भाग 14 में हम बात किए कि सबसे प्रथम यह लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर आया 1855 में। किसने इसे परीक्षा सबसे पहले कंडक्ट किया? लॉर्ड डलहौजी। लंदन में इसका सिविल सेवा का परीक्षा आरंभ होता था। सन 1919 के अधिनियम पर क्या होता था कि यह भारत में ही परीक्षा लिया जाएगा। सब प्रथम 1922 में इलाहाबाद में इसका एग्जाम लिया गया। UPSC के सदस्य का पद का रक्षा 311 अनुच्छेद में है कि इसे ऐसे नहीं हटा सकते हैं, इनमें ठोस सबूत चाहिए। और 317 में जो UPSC और राज्य आयोग की बात कहा गया है, इसको हटाने की चर्चा की है, तो इसमें कदाचार की चर्चा किया गया है। इस पर केस चलाएंगे तब इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। उसके बाद 312 में कहा गया कि राज्यसभा इसे अखिल भारतीय सेवा आयोग की गठन करेंगे, वह संसद को अधिकार देंगे और दोनों मिलकर यह सेवा का गठन करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएं 315 कि इनके कार्यकाल की बात की है, तो यह कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं? 65 वर्ष तक, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक ही होता है। और जब यह रिटायर कर जाते हैं तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं IS जो है, IS का नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय होता है। कार्मिक मंत्रालय में जैसे होता है कि किसी को पेंशन वगैरह में दिक्कत हो, कोई भी वैसा स्थिति जो समाज सेवा के रिलेटिव, उसका पेंशन बंद हो गया है, कहीं पे उसको दिक्कत हो रहा है, वो ये सब विभाग कार्मिक मंत्रालय में आता है। और IPS जो होता है यह गृह मंत्रालय में आता है। यह विभागीय मंत्रालय में, यदि कोई शिक्षा विभाग में करप्ट कर रहा हो या कोई वित्त मंत्रालय में करप्ट कर रहा है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक होता है IFS, इसका जो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यह वन विभाग की ओर देखता है कि वन में कोई क्षति नहीं न पहुंचा रहा है। भारत को जो वन कटाई यह बढ़ते ही जा रहा है, इसको ग्रीन भारत बनाने की अभी बात किया जाता है। इस पर यह बहुत जोर देता है। अब हम बात करते हैं कि IS का ट्रेनिंग सेंटर जो है मैसूरी उत्तराखंड। IS का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मैसूरी में है, यह उत्तराखंड में है। और इस एकेडमी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यह कहाँ है? मैसूरी में है, उत्तराखंड में है। अब हम IPS की बात करें, इसका ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। IPS का क्या कहाँ है ट्रेनिंग सेंटर? यह हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। और IFS का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून, ये भी उत्तराखंड में ही है। IPS का कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून। इस प्रकार आपका भाग 14 कंप्लीट हो गया। अब हम भाग क की बात करते हैं। भाग क में है जो इसमें कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें क्या कहा जाता है कि किसी दो राज्य में विवाद है, चाहे नदी के लिए हो चाहे वह वन जीव के लिए हो, तो इसमें क्या होता है तुरंत इसका फैसला सुनाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो भी न्यायाधीश रिटायर करते हैं उन्हें 3 साल तक इन्हें पद में सौंप दिया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका पद का शक्ति होता है। इनका जो होता है 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं या 3 साल तक काम कर सकते हैं।
यह पर्यावरण संबंधित विवाद को सुलझाते हैं और इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? श्री प्रकाश श्रीवास्तव है। इसका ही वर्तमान में कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। GNT का अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव है। इस प्रकार आपको हम भाग का जिसको अनुच्छेद 223 के का भी कहा जाता है, इसमें किस चीज का चर्चा है? इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल की चर्चा है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? जो रिटायर किया गया जज इसका अध्यक्ष होते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल होती है या 65 वर्ष तक ही होती है। इसमें क्या होता है कि वन जीव के संरक्षण की बात कहा जाता है। यदि जंगल से रोड जा रहा है उस समय कहा जाता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल जो विकास करने में कुछ कहीं कहीं पे टांग भी अड़ाती है कि इधर से लीलगाय पार होता है, आप गाड़ी लेके जाइएगा जंगल से, वन की कटाई इतना कीजिएगा। जब वह कुछ तो सही बात है लेकिन कुछ उतना भी सही बात नहीं है कि जब जंगल की कटाई नहीं होगी तो उस समय रोड कैसे पास होगा। इस प्रकार वन जीव के संरक्षण के हित में वह कोई भी कार्य करने के लिए सरकार से लड़ती है कि आप हमारे इधर से आप बाईपास बना लीजिए, एक ऊपर से ब्रिज बना लीजिए कि हमारा जो भी वन जीव का जानवर है वह नीचे से चल जाए। इस पर तर्क वितर्क करती है। इस पर भारत सरकार भी ध्यान देता है। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 14 के का भी समाप्त हुआ। इसका अनुच्छेद अगर कोई पूछता है ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 323 के का में बात किया गया है। एक होता है मानव अधिकार, मानव अधिकार बहुकाल, जिसके कहा जाता है कि कोई भी मानव को जीने का अधिकार है। यदि कोई दुश्मन भी है, यदि वह कोई गलत परिस्थिति में है, जैसे हम बात करते हैं अभिनंदन जो हमारे भारत देश का एक जो पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश किया था, तो उनको कौन बचाया था? मानव अधिकार वाले ही जाके पाकिस्तान से लाए थे। उन लोग कहते हैं कि ये तो ठीक है, उनको बचा कर भारत में लाए। उसके बाद यह मानव अधिकार कहता है कि वह कोई भी हो लेकिन उनको जीने का हक है। इसलिए यह मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कब लागू किया गया था? तो 10 दिसंबर सन 1948 में UN के सभा में इसे स्थापित किया गया था कि आप मानव अधिकार बनाया जाए। मानव अधिकार को जो कहा जाता है कि इसमें कहता है कि यह पेरिस के सम्मेलन में 12 अक्टूबर सन 1993 में मानव अधिकरण राष्ट्रीय संरक्षण की बात करता है। यह पेरिस का जब यह बैठक हुआ था तो उसमें 12 अक्टूबर सन 1993 में मानव अधिकार संरक्षण की इस पर बात किया गया था। और इसी के साथ एक बात किया गया था कि हर एक कर्मचारी को एक वित्तीय संस्था पर एक उसका जिस तरह से हम लोग LIC खोलते हैं उस तरह से उनका जीवन बीमा भी बनाने के लिए यह मानव अधिकार कहता है कि हर एक कर्मचारी को वित्तीय निधि होना चाहिए जिसको मानव अधिकार अपना पैसा रख सके। जो मानव अधिकार जो प्रणाली है यह भी गैर संवैधानिक है, यह संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन हरित प्राधिकरण इसका चर्चा संविधान में है, जिसका हम GNT कहते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका भी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। यह 2023 में इसका शपथ लिए थे। इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगी। उसके बाद दूसरा अध्यक्ष बनेंगे, दूसरे व्यक्ति, और इनका आयु 65 वर्ष तक ही रह सकते हैं। यदि कोई अध्यक्ष 62 साल की उम्र में बने हैं तो उनको 65 साल होता है। यदि कोई 63 साल में वह शपथ ले लिए हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल की तो वह 65 साल जैसा ही होंगे तो वह रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि यह 65 वर्ष इसलिए इसमें चर्चा है, यदि कोई 64 वर्ष का भी अध्यक्ष बन गया तो 1 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इनका 3 वर्ष कार्यकाल है, या 65 वर्ष तक आयु तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम आपको अनुच्छेद भाग की बात करेंगे, जिसको निर्वाचन आयोग की बात होगी।